जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमीज में से भारत का नाम आज भी टॉप पर है। जीडीपी ग्रोथ 6% से ऊपर, इन्फ्लेशन रिलेटिवली कंट्रोल में, फॉरेक्स रिजर्व मजबूत और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है वो रिकॉर्ड लेवल पर है। लेकिन पिक्चर जो है उसका दूसरा पहलू भी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी भी एक्सपेक्टेड स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। क्वालिटी जॉब्स को लेकर सवाल बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स नए रिस्क पैदा कर रहे हैं। अब कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो अभी भी स्टेबल जरूर है, लेकिन आगे का रास्ता उतना आसान नहीं है जितना जीडीपी नंबर्स देखकर लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया था पिछले दिनों, उसका भी असर लोगों पर, उससे भी कई सारे इंडिकेशन मिलते हैं। उदय कोटक भी एक बयान देते हैं, तो कई सारे बड़े ऐसे बयान आते हैं। तो क्या भारत की जो इकोनॉमी है वो सच में स्ट्रांग पोजीशन में है, या फिर हम एक ऐसे इकोनॉमिक स्ट्रांग से पहले के फेज में है जहां जिसका असर जो है वो पूरी तरह से अभी नजर नहीं आना आ रहा है और अभी आना बाकी है? क्या हाई ग्रोथ के पीछे कुछ ऐसी कमजोरियां छुपी हैं जो कई बड़ी चुनौतियां सामने ला सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत जो है, इट इज इंडिया होल्डिंग अप? क्या इसका मतलब ये है कि डेंजर जो है वो टल गया है, या वर्स्ट और भी आना बाकी है? आज हम फैक्ट्स, डेटा और ग्राउंड रियलिटीज के साथ समझेंगे कि भारत की इकोनॉमी की असली तस्वीर क्या है। क्योंकि डॉलर भी लगातार बढ़ता जा रहा है रुपए के मुकाबले में, और रुपया जो है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। तो कई सारी चैलेंजेस, कहानियां, तो सब कुछ हम समझेंगे। शुरू करते हैं आज की चर्चा, और चर्चा में मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, सबसे पहला सवाल और सबसे अहम कि जब जीडीपी ग्रोथ जो है वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी से ज्यादा है, तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इतनी हिचकिचाहट क्यों नजर आ रही है? क्यों डॉलर जो है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है रुपए के मुकाबले? क्यों इतनी ये जो उथल पुथल है? दो पैरेलल्स जो है वो अलग, डिफरेंट नजर आ रहे हैं टोटली। देखिए अंबर जी, मैं कुछ इसमें फिगर्स बताना चाहूंगा दर्शकों को। पहले हमारा जो रुपया है डॉलर के अगेंस्ट एक तरह से लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। 96 टू 97 रुपीस पहुंच चुका है, और इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि 105 रुपए तक जा सकता है। एक और एक चीज आप ये देखिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब से ईरान युद्ध चालू हुआ है, ये सिर्फ मार्च का फिगर है जिसमें 51 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इन्वेस्टर को। टोटल नुकसान ऑलरेडी अभी तक 57 लाख करोड़ है। अंबर जी, एक और एक फिगर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर जो अभी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो हो नहीं रहा है, क्योंकि लोग जो है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है, वो अभी तक उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाया नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी न बढ़ाने के कारण हम एक तरह से जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसके ऊपर, उसके लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है। भारत के अंदर असेंबल इन इंडिया होता है, मेड इन इंडिया, दिस इज एक्चुअली असेंबलिंग इन इंडिया। कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं, उसको हम असेंबल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत स्कीम दे रखा है पीएलआई का, पर सबके लिए टाइम लगेगा। 89 टू 90% जो हमारा फ्यूल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद आप देखिए गैस, 50 टू 60% जो हमारी गैस है हम इंपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन और कुकिंग ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। गोल्ड भी हम इंपोर्ट करते हैं। इसके कारण डॉलर के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पर सबसे बड़ी बात आप अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉलर जो है वो भारत की जो करेंसी है रुपया, वो एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हो चुकी है। इनफैक्ट इंडियन करेंसी जो है पाकिस्तान करेंसी के अगेंस्ट भी एक तरह से, आप वो देखिए वहां पर भी स्लाइड हुआ है। 22% वहां से स्लाइड हुआ है, और अगेंस्ट बांग्लादेश 14%। तो ये एक बहुत शार्पेस्ट फॉल आया है। सबसे बड़ी बात है अमर जी, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि भारत के अंदर जो ये जो शार्प करेक्शन हो रहा है, इसका कारण है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं कंटिन्यूसली। आप ये देखिए कि 2 साल, जब लास्ट टाइम सेंसेक्स बढ़ा था वो सितंबर 2024 में बढ़ा था, और 2 साल से भारत के अंदर जो नेट एफडीआई इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड $1 बिलियन के आसपास है। उससे पहले हमको 40 बिलियन 50 बिलियन डॉलर रहते थे।
मतलब भारत के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है उतना इन्वेस्टमेंट भारत से बाहर भी जा रहा है। हमारे जो मिलियनर्स हैं वो भारत को छोड़ के दुबई या दूसरी कंट्रीज जा रहे हैं, वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके कारण आप देख रहे हैं कैपिटल फ्लाइट हो रहा है देश के अंदर। और इसके अंदर हमारी जो फिनांस मिनिस्ट्री है, निर्मला सीतारमन, वो एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है, क्योंकि 2024 के बजट में उन्होंने कैपिटल गेन्स बढ़ा दिया था। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स था वो उन्होंने 20% कर दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5% कर दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आप देखिए, आप अगर अगर दुबई में जाते हो वहां पर कैपिटल गेन्स है ही नहीं, और बाकी सब कंट्रीज कैपिटल को अट्रैक्ट करती है। वहां पर एक प्रोग्रेसिव टैक्स रेजिम है, फेवरेबल प्रोसीजर्स है, पर भारत के अंदर जो टैक्स की कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है। सेकेंड, पॉलिसीज चेंज होती रहती है गवर्नमेंट की, इसके कारण फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो भारत को डंप कर रहे हैं। एक बात देखिए, भारत सिर्फ 89 to 90% अपना ऑयल इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान 97% करता है, बांग्लादेश भी हमसे ज्यादा कर रहा है। पर सबसे बड़ी बात है कि भारत की करेंसी क्यों गिर रही है, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा एक तरह से रोल है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 728 बिलियन डॉलर पे चले गया था और सडनली अभी 688 बिलियन डॉलर के आसपास है, 688 to 690 बिलियन डॉलर। ये बहुत बड़ा फॉल है। और आप ये भी देखिए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि लोगों को बोला है कि गोल्ड मत खरीदिए, फॉरेन ट्रेवल मत करिए। देखिए, ये बात तो हम बात बात बोलते ही थे आपके शो पे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है। हो सके तो अगर आप अपना जो इंपल्सिव बाइंग नहीं करके डिफर भी करते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो फॉरेन एक्सचेंज बचाने की जरूरत है। सेकेंड, हमने ये भी बोला है आपके शो पे कि हमें जो अंडमान बेसिन के अंदर है, हमको वहां से हमें क्रूड ऑयल निकालने की जरूरत है, हाइड्रोकार्बन्स निकालने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने अभी 2 लाख करोड़ का एक तरह से प्रोजेक्ट किया है, बहुत लेट किया है। तो ये एक तरह से मोदी सरकार की एक विफलता है, ये मैं मानता हूं। जब आपके पास टाइम होता है तब आपको प्रायोरिटी रखना चाहिए, इतना डिले नहीं करना चाहिए। इकोनॉमी के अंदर आप देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भारत को डंप कर रहे हैं, इसके कारण आप हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो गिरता जा रहा है। हमारे स्टॉक मार्केट को बचाया है हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और डोमेस्टिक DIIs ने बचाया। एवरी मंथ अराउंड 30 to 35,000 करोड़ आ रहा है म्यूचुअल फंड्स में। ये जो म्यूचुअल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या है, वो खरीद रहा है और FIIs बेच रहा है। इससे फायदा हमारे इन्वेस्टर्स को नहीं मिला है। पर ये कंटिन्यूसली हम देखते जा रहे हैं कि निर्मला सीतारमन जी बोल रही हैं कि हमको फॉरेन कैपिटल की जरूरत नहीं है। ये सब बातें नहीं होती है। आपको एक तरह से कैपिटल अट्रैक्ट करना पड़ता है, फेवरेबल टैक्स पॉलिसी देनी पड़ती है। फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो चल रहा है उसको रोकना भी जरूरी है। आप ऐसे नहीं बैठ सकते। मोदी जी ने सारे मेजर्स तो बोले हैं, पर उनको फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी एक नया रीथिंक करने की जरूरत है। और ये मार्केट मांग रहा है, मार्केट बोल रहा है कि आपको टैक्स रैशनलाइजेशन करना चाहिए, टैक्स विड्रॉल करना चाहिए। जी, वैसे भारत की जो यंग पॉपुलेशन है उसको क्वालिटी जॉब जो है वो नहीं मिल पा रही है, तो ग्रोथ का फायदा जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान देने की जरूरत है। इंडस्ट्री जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इंडस्ट्री अलाइंड है? यहाँ पर एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान जो है वो एक तरह से फेलियर नजर आए हैं, ये मेरा मानना है। नीट के पेपर आप सोच लीजिए, 2 बार ये एक तरह से लीक हो चुके हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स, आप सोचिए, उनके कैरियर के साथ एक मजाक चल के रखा है। और यहां तक मेरा ये मानना है, ये सरकार की प्रायोरिटी में आने की जरूरत है। आपको एजुकेशन को स्किल बेस्ड, ओरिएंटल बेस्ड और इंडस्ट्री के मापदंडों के अनुसार चेंज करने की जरूरत है। इसी के कारण होगा। नहीं तो आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल और बाकी सारी जो जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी है, इसी यूथ पावर को भड़का रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं आप सड़कों पे आइए। अरविंद केजरीवाल ने अभी बोला है, अभी एक नया पार्टी आया, कॉकरोच जनता पार्टी,
उसको भी बाहर से फंडिंग मिल रही है। दीज आर ऑल थ्रेट्स टू द गवर्नमेंट। इनको समझने की जरूरत है कि यूथ पावर को आपको चैनलाइज करने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। यू कैन नॉट इग्नोर। ये जो गुस्सा है कब चेंज होता है हमें नहीं मालूम। आपको याद होगा 1989 में मंडल कमीशन के अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने अपने आप को जला दिया था। सरकार को ये नहीं बोलना चाहिए कि वह लेवल पर नहीं जाना चाहिए, इसको आपको एड्रेस करना जरूरी है। अमर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा मानना है। उमेश जी, अब एक बात यह है कि आरबीआई की हम बात करते हैं तो आरबीआई के जो रेट कट्स और पॉलिसी सपोर्ट के बाद भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो अग्रेसिवली इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए क्यों करेगा, उसको चाइना से सस्ते दाम में मिल रहा है, भारत में आके असेंबल करना है और आराम से बिक रहा है। गवर्नमेंट के अंदर एक तरह से पॉलिसी होनी चाहिए कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करे। जो चाइना से इंपोर्ट होता है उसके ऊपर या तो टैक्सेस लगाइए या कुछ उसके ऊपर ऐसा मेथड लगाइए कि वहां से इंपोर्ट ना हो सके। पर सबसे बड़ी बात अमर जी एक और एक चीज है कि प्राइवेट सेक्टर को लिए गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। उन्होंने टैक्स रेट 2019 में कम कर दिए थे। आप और मैं जो है इनकम टैक्स 33 to 35% बढ़ते हैं, कॉर्पोरेट सिर्फ 25% बढ़ते हैं। फिर भी उन्होंने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अपनी बैलेंस शीट में कैश भर के रखे हैं। तो भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम एज वेल। अब इनको मोटिवेट कैसे करना, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। दे नीड टू कॉल द कॉर्पोरेट बॉडीज, दे नीड टू से आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की भी इसके अंदर मेरा ये मानना है, ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। और भारत के अंदर जो टैक्स अनसर्टेनिटी होता है उसके कारण भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। देखिए मोहनदास पाई ने भी कल बोला था कि भारत के अंदर टैक्स टेररिज्म चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट को ये सब एड्रेस करने की जरूरत है और फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर निर्मला सीतारामन जी को सुनने की जरूरत है बोलने से ज्यादा। वो हमेशा मतलब एक तरह से सारे जो उनके पास सुझाव जाते हैं वो उनको दरकिनार कर देती है और अपना ही एक तरह से जेएनयू का भाषण देती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सुनना पड़ेगा। आप सोचिए बांग्लादेश और पाकिस्तान की करेंसी के अगेंस्ट हमारा रुपया गिर रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका मतलब यह है कि दिस क्राइसिस इज ड्यू टू इन्वेस्टर्स जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत को डंप कर रहे हैं। ये मेरा मानना है अमर जी। लेकिन उमेश जी, एक सवाल ये है कि क्या भारत का जो हम ग्लोबल ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन और ट्रेड के वॉर के बीच में जो अपनी ग्रोथ स्टोरी है क्या वो भारत बचाए रख पाएगा? देखिए प्रधानमंत्री ने तो वार्निंग दे दी है, उन्होंने कुछ 4-5 कदम जरूर बताया, पर मिनिस्ट्री को भी कुछ करना पड़ेगा। और आरबीआई तो ऑलरेडी एक्शन में आ चुका है। उन्होंने 5 बिलियन स्वैप एग्रीमेंट उन्होंने बोल भी दिया है, जिसके कारण रुपया जो है 97.5 से ऊपर से जाके 96.20 पे बंद हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो आरबीआई कर रहा है, बट सरकार को भी वहां पर प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। अगर रुपया कंटिन्यूसली गिरता रहा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, आपकी चीजें महंगी होंगी, आपके कॉर्पोरेट अर्निंग्स नहीं आएंगे। तो फर्क तो पड़ता है, लोगों को समझना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इसके अंदर फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक रीथिंक करने की जरूरत है। और वहां पर मेरा ये मानना है कि पीयूष गोयल को आने की जरूरत है, क्योंकि निर्मला सीतारमन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर हैज फेल्ड द इंडियंस। जो स्टॉक मार्केट अच्छी तरह से चल रहा था उसके ऊपर टैक्स बढ़ा के क्या फायदा किया उन्होंने। इन्वेस्टर वेल्थ इस 57 लाख करोड़ की इन्वेस्टर वेल्थ को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% ऑफ आवर एनुअल जीडीपी। सोचिए इन फिनेंस मिनिस्ट्री में जो ऑफिशियल्स बैठते हैं इनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज द इन्वेस्टर वेल्थ, आपका और मेरा वेल्थ, दैट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। वी हैव टू थिंक तो ऑन दोस छोटे लाइंस। इन्वेस्टर्स है ऑफ कोर्स उसका बड़ा नुकसान हुआ है वो हाँ तो दिस नुकसान पीरियड। इन्वेस्टर्स का हुआ है, निर्मला सीतारमन का नहीं हुआ है। उनको तो उनकी सैलरी पर्क सब मिल रहा है। ठीक है, समझना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, उसके हिसाब से रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि ये लेडी सुनती भी नहीं है और इसमें पीयूष गोयल को लाने की बहुत आवश्यकता है। अच्छा उमेश जी, एक बात और बताइए कि क्या आज की जो इकोनॉमिक रेजिलियंस है क्या कल की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी तो नहीं बन जाएगी क्योंकि धीरे धीरे देखिए चीजें जो पाइल अप हो रही हैं?
देखिए इंडिया 2012 के अंदर फ्रेजाइल 5 में पहुंच चुका था। आज हमारी जो इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके थे, हम आज डॉलर के स्लाइड के कारण वी हैव ऑलरेडी स्लिप टू 6th पोजीशन। सोचिए, हम कहाँ नंबर 3 की बात कर रहे थे, अभी अब 6th में आ चुके हैं। ऐसे ही स्लाइड होता रहा तो टॉप 7 8 के अंदर भी बाहर चले जाएंगे। और ये आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स जरूरत है, आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी जरूरत है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जरूरत है। वो जी। कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। भारत के अंदर से जो HNIs बाहर जा रहे हैं उनको रोकिए। फिनेंस मिनिस्ट्री को सोचना जरूरी है हर चीज में कि क्या है कि आप एक तरह से आपको डेटा बता रहा है। आपको मैं एक ही चीज फिनेंस मिनिस्टर से पूछता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी से बढ़िया है क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी? पाकिस्तान के रुपये के अगेंस्ट 22%, पाकिस्तान का रुपया 22% अप्रिशिएट हुआ है, बांग्लादेशी टका 14% अप्रिशिएट हुआ है। ये सबसे बड़ा चीज है। डेटा के साथ पूछ रहा हूं उनको, क्या फिनेंस मिनिस्ट्री जवाब दे सकती है इसका? वी हैव टू आस्क टफ क्वेश्चंस। दिस इज अ टाइम वी नीड टू आस्क। 57 to 60 लाख करोड़ हमारे इन्वेस्टर्स के गए हैं, फिनेंस मिनिस्ट्री के लोगों को नहीं गया है। उनको गवर्नमेंट से पर्क्स मिल रहा है, उनको सब की सैलरी मिल रही है। दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट वांट्स। बिल्कुल। और आज जो क्राइसिस भारत के सामने है वो एक रेजिलियंस तो हम समझ सकते हैं, लेकिन कल बड़ा एक तूफान बन सकता है। जिस तरह के इंडिकेशन आ रहे हैं, अगर समय रहते करेक्टिव मेजर्स ना लिए गए तो बड़ा क्राइसिस में तब्दील हम होते देख सकते हैं। भारत की इकोनॉमी हम मानते हैं कि आज भी दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट मानी जा रही है। ग्रोथ है, रिफॉर्म्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भी है और डोमेस्टिक डिमांड भी काफी हद तक है और उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन इकोनॉमिक हिस्ट्री की अगर हम बात देखते हैं तो वो एक बात सिखाती है कि सबसे बड़े रिस्क अक्सर तब पैदा होते हैं जब सब कुछ ठीक नजर आ रहा होता है। और आज भारत के सामने चैलेंज ग्रोथ का नहीं है बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ का है। चैलेंज सिर्फ जीडीपी बढ़ाने का नहीं है बल्कि जॉब्स क्रिएट करने का है। चैलेंज सिर्फ इकोनॉमी को चलाए रखने का नहीं है बल्कि ग्लोबल शॉक्स के सामने उसे मजबूती से वो खड़ा रहे, वो मजबूती बनी रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सवाल अभी भी वही है कि क्या इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ होल्ड अप कर रही है या फिर वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अगला फैसला ये तय करेगा कि भारत अगले दशक का इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की जो मार है वो चलेगा। ग्रोथ की कहानी अभी जारी है, लेकिन असली जो इम्तिहान शायद अभी शुरू होने वाला है। विजय, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम जी, बहुत धन्यवाद आपका।